से दूर हो जाना, इसको किस लिहाज से आप देखते हैं? राजीव जी, हरियाणा की राजनीति में आज जो सरप्राइज एलिमेंट राहुल गांधी ने दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक भी उसे कह सकते हैं। वो ये बताता है कि राहुल गांधी अब इस तेवर में है, सारा निजाम पलट के रख दूंगा, सारा निजाम पलट के रख दूंगा, अभी तो देख रहा हूं हवा जमाने की। वाह। तो राहुल गांधी जमाने की हवा को देखते देखते अब निजाम अपनी पार्टी का भी बदलने पर आमादा है, लगातार बदल रहे हैं। वे अपने तई अपने तेवरों के साथ पार्टी को चला रहे हैं। आज के इस घटनाक्रम में जो हम स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, अशोक तंवर की घर वापसी, इसमें राहुल गांधी ने दो तीन मोटे मोटे संदेश दिए। नंबर एक, अब पार्टी के क्षत्रपों को यह भूल जाना चाहिए कि आज से 10 साल पहले के राहुल गांधी हैं या 10 साल पहले की कांग्रेस है। 2019 में चुनाव के बाद इस्तीफा देने वाले राहुल गांधी और 4 जून के बाद के राहुल गांधी में बहुत फर्क है। अब जो प्रादेशिक नेता हैं, जो सूबेदार हैं, उन्हें भी राहुल गांधी आदम कद करने पर आमादा है। उन्होंने अशोक तंवर की घर वापसी के जरिए न केवल शैलजा को बल्कि हुड्डा साहब को भी संदेश दे दिया है कि अब आप लोग अपनी अपनी ढपली बजाना बंद कर दीजिए। अब पार्टी में वही होगा जो कांग्रेस का आला कमान चाहेगा, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेगा या राहुल गांधी चाहे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज के संदेश के जरिए चुनाव नतीजों के दिन की भी तैयारी राहुल गांधी ने कर ली है, राजीव। क्योंकि मान लीजिए जो अब तक आकलन आप सबका है, हमारा है, बाकी पत्रकार साथियों का है, नतीजे वैसे ही रहते हैं, तो उस दिन जब विधायक दल की बैठक होगी, जब विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा, तब इनमें से कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सवाल को हल करने के लिए भी पार्टी को राहुल गांधी की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं करना है, यह संदेश उन्होंने आज दे दिया। और कांग्रेस पार्टी को वर्षों से इसी चीज की जरूरत है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो लंबे समय से इतना कमजोर था कि जो कमजोर होते मुगल साम्राज्य में होता था ना, कि उसके जो मनसबदारी हुआ कर होते थे, मनसबदार, 5,000 मनसबदार, 10,000 मनसबदार, वे दिल्ली को आंखें दिखाने लगते थे, वे खुद को आजाद घोषित कर देते थे। कोई दक्कन का सूबेदार मुगल साम्राज्य को आंखें दिखाने लगता था। लेकिन वही स्थिति कांग्रेस में पिछले 10 सालों से थी कि राज्यों के नेता कांग्रेस के आला कमान को गुण नहीं रहे थे, उसको तवज्जो नहीं देते थे। राहुल गांधी ने आज ये बता दिया है कि अब पार्टी बदल गई। अब आते हैं आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से पर कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह 2 दिन पहले मैदान छोड़कर क्यों चले गए। देखिए राजीव जी, जो हम सबको दिख रहा है, जो आम लोगों को दिख रहा है, जो पत्रकारों को दिख रहा है, क्या वो नरेंद्र मोदी की अपनी गुप्तचर एजेंसियों को नहीं दिख रहा होगा? क्या वह सब संघ के अपने नेटवर्क को नहीं दिख रहा होगा? क्या पार्टी के संगठन, जो जमीनी तौर पर पार्टी के संगठन के जो नेता वहां काम कर रहे हैं, क्या वो हरियाणा की नब्ज पर हाथ रखकर दिल्ली को ये नहीं बता रहे होंगे कि 8 अक्टूबर बहुत भारी पड़ने वाला है? शायद इसीलिए मुख्यधारा के, तथाकथित मुख्यधारा के मीडिया के चैनलों के थंबनेल में से नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हट गई। लगभग शुरू से ही नहीं थी। वहां तो जेपी नड्डा थे या नायब सिंह सैनी थे। और वो 5 तारीख के बाद आप देखेंगे, जो एग्जिट पोल हम भी दिखाएंगे शाम को, बाकी चैनल भी दिखाएंगे, उस दिन और आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर नोएडा मीडिया के थंबनेल में मोदी की तस्वीर नहीं हो तो मोदी जी के इस फैसले की तस्दीक करेगी कि वे समय रहते मैदान छोड़कर चले गए और उन्होंने ये फैसला ठीक किया है। क्योंकि ब्रांड मोदी खतरे में। हरियाणा का चुनाव इस बात की भी तस्दीक करेगा कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही थी, राहुल गांधी के कट पेस्ट वीडियो, मार्क की गई फोटो, भाषण में से निकाला गया एक शब्द, जलेबी, फैक्ट्री, आरक्षण, उन सब पर भी जनता मोहर लगाएगी कि जनता को झूठ स्वीकार है या वो सच को जानती समझती है। उसके विवेक की छन्नी इतनी बारीक है
कि वो जानती है कि कब राहुल गांधी ने सचमुच में क्या कहा था और उसे किसे चुनना है। हम जनता से बिल्कुल नहीं कह रहे हैं वो किसे चुनने जा रही है, किसे चुने ना, हमारा ये काम है, ये हरियाणा की जनता तय करे। जी लेकिन नरेंद्र मोदी का पीछे हटना इस बात की तस्दीक करता है कि हरियाणा में वो होने जा रहा है जो इस वक्त हम और आपको सबको दिखाई दे रहा है। अंतिम बात, संघ के साथ उनका जो संघर्ष चल रहा है वो 8 तारीख के बाद बढ़ने वाला है और उसकी पहली कसौटी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव है। जो नाम चर्चा में है उन नामों में से किस पर मोहर लगेगी? क्या नरेंद्र मोदी की संघ के सुप्रीमो से कोई बैठक होने वाली है? क्या उन्हें मिलने का कोई समय दिया गया है या समय नहीं दिया जा रहा है? ये मीटिंग टाली जा रही है। इन कई सवालों के उत्तर 8 अक्टूबर की शाम को मिल जाए। धीरज जी, जी बिल्कुल, 8 अक्टूबर की शाम तक यानी सुबह, लेकिन 8 अक्टूबर की आने वाले समय में डॉक्टर राकेश पाठक जी। राजीव जी, देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव का तो श्री गणेश राहुल गांधी ने कर दिया है। वे कल जा रहे हैं छत्रपति शाहू जी महाराज के नगर में कोल्हापुर। अभी आप ट्विटर पर देखेंगे तो कोल्हापुर में पुलिस की गाड़ियां, सुरक्षा इंतजाम, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो सब रिहर्सल वहां शुरू हो गई। औपचारिक रूप से तो रविकांत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि राहुल गांधी ने जब अपनी यात्रा शुरू की थी तो महाराष्ट्र में जो उनको प्रतिसाद मिला था, जिस तरह से लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी उनके लिए पूरे रास्ते में, कायदे से महाराष्ट्र के चुनाव का आगाज राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने तभी कर दिया। आमतौर पर लोग कहा करते थे, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि राहुल गांधी चुनाव के बाद विदेश चले जाते हैं। ये सब गोदी मीडिया और भोंपू मीडिया के लोग कहते रहे। लेकिन अब तो राहुल गांधी एक दिन एक मिनट भी सांस नहीं ले रहे। वे भारतीय जनता पार्टी को भी सांस नहीं ले रहे। कल के बाद महाराष्ट्र का चुनाव अब अपनी तेजी पर आ जाएगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे 8 को आएंगे। तब तक महाराष्ट्र और झारखंड की तैयारियां भी तेज हो जाएंगी। अब राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र में उनकी जो जुगलबंदी वाली पार्टियां हैं, वे कितना टिक पाएंगी, इसके आसार अभी से दिखना शुरू हो गए। अमित शाह ने जो बयानबाजी की, अकेले चुनाव लड़ने की बात कही, फिर उसको फैले हुए रायते को समेटने की कोशिश की, उसके मुकाबले जो महाविकास अघाड़ी है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, ये तीनों लोग जिस तरह से अब तक एकजुट दिख रहे हैं, कोई कारण नहीं है कि चुनाव आते आते इनमें कोई भेद हो। बीजेपी के गठबंधन में हो सकता है अजित पवार, एकनाथ शिंदे के संगी साथी हो सकता है छोड़कर इधर उधर हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, किस तरह तड़के 5 बजे एक बार देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई गई, उसके बाद अब शिवसेना को, उद्धव ठाकरे वाली पार्टी को तोड़कर सरकार बनी और चल रही। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम टिप्पणियों के बाद इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं था, लेकिन वो सरकार चलती रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी ठीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये सरकार जाती, येन केन प्रकारेण उद्धव ठाकरे या कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाती, उससे बेहतर ये होगा कि जनादेश लेकर वे सरकार में आए। इसके आसार अभी से दिखना शुरू हो गए। तो नरेंद्र मोदी जिस तरह हरियाणा से 3 दिन पहले रणछोड़दास बने हैं, महाराष्ट्र में भी वैसा ही होगा क्या? ये सवाल अभी से पूछना थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन महाराष्ट्र उनके लिए वाटरलू साबित हो सकता है। हरियाणा के नतीजे, जम्मू कश्मीर के नतीजे आने के बाद हरियाणा में महाराष्ट्र में वे किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर हरियाणा में आरक्षण के नाम पर फैलाया गया झूठ कि कांग्रेस और राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, फिर जलेबी जैसे मुद्दे, इससे वे कुछ सबक सीखकर महाराष्ट्र जाते हैं या नहीं जाते हैं, इसकी भी परीक्षा 8 तारीख के बाद हो जाएगी। जी राहुल जी बिल्कुल, 8 तारीख के बाद बहुत कुछ होना। जी बिल्कुल, जलेबी पे अभी से थोड़ी देर बाद डॉक्टर राकेश पाठक जी का वीडियो जरूर देखिएगा और बहुत महत्वपूर्ण इसी जलेबी की कहानी डॉक्टर राकेश पाठक जी की जुबानी जरूर देखिए और उन लोगों को जरूर देखना चाहिए